हैं आप लोग स्टूडेंट्स। आज से हम लोग वेक्टर स्टार्ट करेंगे। ओके हमने वन डायमेंशनल मोशन देख लिया था ओके एनसीईआरटी ग्रुप में। अब हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं वेक्टर। ओके तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, क्योंकि हम लोग जो भी डील करते हैं फिजिक्स में तो फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में ही डील करते हैं। क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है कि जो फिजिक्स के लॉ को जनरली क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। तो फिजिकल क्वांटिटी जो होगा वो हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे वेक्टर, दूसरा पढ़ेंगे स्केलर। ओके तो सबसे पहले देखेंगे स्केलर क्या होता है। ओके तो स्केलर वैसा फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ओके जिसके पास अपना कोई डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे कि मान लिया कि अगर हम बोले कि कोई बॉय है, कोई बच्चा है, वो दौड़ रहा है। कोई बच्चा दौड़ रहा है, कितने स्पीड से दौड़ रहा है, तो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो हमको यहाँ पे ये चीज़ का पता नहीं है कि बच्चा वो कहाँ पे दौड़ रहा है, ठीक है, उसका डायरेक्शन पता नहीं है। सिर्फ ये पता है कि वो कितने से दौड़ रहा था, सिर्फ ये पता है। जब ऐसा कंडीशन होता है तो हम वैसे वाले पैरामीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो स्केलर पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि अगर हम लोग जाते हैं, बाइक पे जाते हैं, स्कूटी पे जाते हैं या फिर कार में जाते हैं, तो उसमें स्पीडोमीटर दिया हुआ होता है। तो वो मेरा क्या दिखाता है कि मेरा पर्टिकुलरली गाड़ी कितने स्पीड से चल रही है। उसमें तो डायरेक्शन हमको पता नहीं चलता है कि गाड़ी कौन से डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो स्पीडोमीटर भी क्या देता है, तो एक स्केलर मतलब स्पीड को मेज़र करता है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि स्केलर का फॉर्म क्या होता है। ठीक है, और जो ये स्केलर जो है वो अलजेब्रिक रूल को फॉलो करता है। अलजेब्रिक रूल कौन है, जो सिंपल रूल हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि 1 में अगर 1 को ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। 2 में 3 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा। तो इस वाले रूल को वो कौन फॉर्म करता है या कौन फॉलो करता है, तो स्केलर, जो भी स्केलर पैरामीटर या जो भी स्केलर क्वांटिटी होंगे वो इस वाले फॉर्म को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है, स्पीड है, इसका एग्जांपल है, डिस्टेंस है, करंट है, एट्सेट्रा। अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि करंट को स्केलर कैसे, क्योंकि कैसे देखते हैं, क्योंकि इसमें तो डायरेक्शन होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। तो यहाँ पे देखो कि हम लोगों ने करंट को जो पढ़ा था 10th क्लास में, याद करो, तो करंट जो है वो डायरेक्शन तो है उसके पास, कन्वेंशनल डायरेक्शन, लेकिन वो एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करता है जो कि अलजेब्रिक रूल है। और वेक्टर होने के लिए उसको क्या चाहिए, एक दूसरे रूल को फॉलो करना चाहिए, मतलब जिसको हम लोग अभी देखेंगे, वेक्टर रूल ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। तो क्योंकि करंट जो होता है अलजेब्रिक रूल ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, इसीलिए एक स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है कि दो वायर है और एक तीसरा वायर है, तो करंट इधर से 2 एम्पियर आ रहा है और इधर से करंट 3 एम्पियर जा रहा है। तो हम लोगों ने देखा था कि करंट जब 2 वायर से 2 एम्पियर करंट आ रहा है, तो तीसरा वायर होगा तो वो कितने एम्पियर से जाएगा, तो दोनों के समेसन के, यानी इधर 5 एम्पियर से करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि करंट सिंपल अलजेब्रिक रूल को फॉलो कर रहा है, इसीलिए इसको वेक्टर में हम लोग काउंट नहीं करते हैं। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है स्टूडेंट्स, वेक्टर क्वांटिटी वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और उसके साथ साथ ये एक पर्टिकुलर वेक्टर रूल ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने से ही कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर नहीं बन जाता है। एज फॉर एग्जांपल अभी हमने करंट को देखा, तो करंट के पास मैग्नीट्यूड भी था, डायरेक्शन भी था कि पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो वेक्टर को फॉलो नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो वेक्टर रूल ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, वह सिंपल अलजेब्रिक रूल को फॉलो करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी वेक्टर होने का मतलब क्या है। कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है, इसका मतलब उसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा ही, डायरेक्शन भी होगा, और साथ साथ वो वेक्टर रूल को फॉलो करना होगा। तो ये वेक्टर रूल ऑफ एडिशन जो होता है वो हम लोग देखेंगे 3 तरीके से। हम लोग देखेंगे, फर्स्ट जो तरीका देखेंगे ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन में देखेंगे, सेकंड पैरेललोग्राम रूल से देखेंगे, और थर्ड पॉलीगन फॉर्म में भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वेक्टर का जो फिजिकल एग्जांपल है वो क्या होता है। तो जैसे वेलोसिटी हुआ, जब भी आपको वेलोसिटी बोला जाएगा तो उसमें आपको डायरेक्शन का पता चलेगा। जैसे विंड इज़ ब्लोइंग इन ईस्टवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, तो अगर बॉडी इज़ गोइंग या बॉय इज़ रनिंग 20 मीटर पर सेकेंड इन ईस्टवर्ड डायरेक्शन, यानी कोई ना कोई डायरेक्शन उसमें अटैच होगा। तो जब डायरेक्शन अटैच होगा तो आप समझ लीजिएगा कि वो कहीं ना कहीं वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का पॉसिबिलिटी रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि वेक्टर का जो एग्जांपल है वो हमने यहाँ पे लिख रखा है। जैसे वेलोसिटी है,
डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, टॉर्क है, तो ये सब सारा क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, अब चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, वेक्टर के बारे में और जानेंगे। ठीक है, तो वेक्टर को अब हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे उसके बारे में जानेंगे, और उसका कैरेक्टरिस्टिक और उसके टाइप्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो वेक्टर को कोई भी क्वांटिटी वेक्टर है तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं एरो से। ठीक है, अगर कोई वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जब एरो डालेंगे ना, तो एरो में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको समझते हैं कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसका एक एंड, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसका दूसरा एंड। ओके, तो जो एक एंड है जहाँ पे डॉट का होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेल, या फिर बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। ओके, यहाँ से क्या होता है कि हमको इनिशियल पॉइंट के बारे में पता चलता है या वेक्टर के टेल के बारे में पता चलता है, और दूसरा जो पॉइंट होता है वो वेक्टर का हेड होता है या फिर फाइनल पॉइंट होता है। तो नॉर्मली वेक्टर को हम लोग इस एरो से ही डिनोट करते हैं, जिसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला, एक टेल होता है, एक हेड होता है। और जो वेक्टर का लेंथ जो होगा या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जो होगा, वो जो भी एरो होगा उसका लेंथ हो जाएगा। एज फॉर एग्जांपल, मान लो कि ये यहाँ पे एक एरो दिया हुआ है, इसका लेंथ अगर मेजर कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये जो भी पर्टिकुलर वेक्टर को ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है उस पर्टिकुलर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। अभी हो सकता है आपको उतना क्लियर नहीं हुआ होगा, तो अभी समय के साथ आपको क्लियर हो जाएगा जब हम लोग आगे आगे देखेंगे तब। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ तो आपको क्लियर हो गया होगा टेल और हेड क्या है। अब इसका लेंथ के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि लेंथ ऑफ एरो क्या देता है, तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को देता है। जैसे यहाँ पे सपोज मान लो कि लेंथ ऑफ एरो ये दे दिया है, और क्वेश्चन में दे दिया है कि ये लेंथ ऑफ एरो को 4 यूनिट में बांटा है। ठीक है, और प्रत्येक यानी हर एक यूनिट का लेंथ जो है वो कितना है, 3 मीटर है। तो अब आप पता कर सकते हैं कि जब एक यूनिट लेंथ का मीटर 3 मीटर है या डिस्टेंस 3 मीटर है, तो इस अगर ये वेक्टर को 4 यूनिट में बांटा है तो आप लोग बता सकते हैं इस वेक्टर का लेंथ कितना हो जाएगा। तो 3 × 4 यूनिट यानी कितना हो जाएगा, 3 × 4 मीटर इक्वल टू हो जाएगा मेरा 12 मीटर। इसका मतलब ये है अगर कोई भी ये एरो दे रखा है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो उस एरो का लेंथ जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो 12 मीटर हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी है, और इसको और मान लो कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर वेक्टर है, जैसे मान लीजिए फोर्स ही है, डिस्प्लेसमेंट ही है, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो वेक्टर को तो कोई भी हमने देख लिया एरो, तो कोई भी पैरामीटर अगर वो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उस पैरामीटर के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा एरो डाल देते हैं। और जैसे ही वो छोटा सा एरो डालेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि वो पर्टिकुलर पैरामीटर या पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी जो है वो क्या है मेरा, वो वेक्टर है या फिर वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन शो कर रहा है। जैसे मान लिया कि यहाँ पे कोई ए वेक्टर है, ठीक है, यहाँ पे ए कोई वेक्टर है। अब इसको दिखाने का तरीका क्या है कि ए जो है इसके हेड पे हम लोग क्या कर देंगे, तो एक छोटा सा एरो डाल देंगे। तो यहाँ पे ए हमने डाला है और ए के हेड पे क्या किया, एक छोटा सा एरो डाल दिया। तो यहाँ पे हमको समझने वाली बात ये है कि अब ए जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, यानी जब भी वेक्टर क्वांटिटी होगा तो उसमें दो चीज़ तो होगा ही होगा, एक तो उसका डायरेक्शन होगा और उसका मैग्नीट्यूड होगा। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को अब हमको क्या करना होगा, देखना होगा। तो अगर कोई भी वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं तो उस वेक्टर में एक ऑपरेटर यूज़ करते हैं उसके मैग्नीट्यूड को दिखाने के लिए। तो उस टोटल वेक्टर को क्या करते हैं, एक मॉडुलस सेपरेटर, ये जो होता है वो क्या होता है, मॉडुलस सेपरेटर होता है, या फिर इसको मॉड बोलते हैं। तो मॉडुलस सेपरेटर क्या करते हैं, उस वेक्टर के ऊपर चढ़ा देते हैं। आप लोग सिंपल जानते भी हो मॉड का मतलब क्या होता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू को देना, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को देता है। तो यहाँ पे मॉड का मतलब ये है कि ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड को देगा। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड या तो उसके ऊपर मॉड लगा के लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट उसको बिना एरो के साथ लिखेंगे। तो अगर कोई भी वेक्टर को या कोई भी फिजिकल पैरामीटर दे रखा हो, अगर वो वेक्टर है और उसको लिखा गया है विदाउट एनी एरो, तो समझ लेना है कि मेरा क्या है, वो उस विदाउट एरो जो है वो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अब इसको एग्जांपल में देखेंगे तो और क्लियर होगा। ओके, तो इसको दोनों तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले टाइप्स ऑफ वेक्टर, उसके बाद देखेंगे कि कैसे कैसे हम लोग इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में भी सीखेंगे। ऐसे एग्जांपल यहाँ पे एक मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज मान लो कि ए जो है वो है, अगर सपोज मान लो कि 2 मीटर ईस्टवर्ड, ठीक है, तो ये एक वेक्टर के फॉर्म में है 2 मीटर ईस्ट, ठीक है। लेकिन जब मैग्नीट्यूड का बात करेंगे तो इसी में मॉड लगा देंगे। तो जब इसमें मॉड लगा देंगे तो ये मेरा ईस्टवर्ड डायरेक्शन होता है ना, गैप हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, तो ओनली 2 मीटर,
समझ में आ रही होगी बात। यानी मोड ऑफ ए क्या दिखा रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है, डायरेक्शन को गायब कर देता है। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। ओके स्टूडेंट, तो चलते हैं टाइप्स ऑफ। वैसे वेक्टर को पढ़ने के लिए हम लोग इसका दो इंपॉर्टेंट टाइप देखते हैं, एक पोलर वेक्टर होता है, एक स्केलर वेक्टर होता है। अदर देन दिस और भी इंपॉर्टेंट वेक्टर होते हैं जिसका यूज हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले वो इंपॉर्टेंट वेक्टर को देख लेते हैं। वैसे जो भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ सारे इंपॉर्टेंट ही सारे यूज में ही आएंगे। तो मैं पहले यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेक्टर को देखता हूँ, उसके बाद मैं पोलर और एक्सियल वेक्टर पे आऊँगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में देखते हैं। सबसे पहले वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग एरो से। ठीक है, तो क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर मतलब वैसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन सेम हो। मैग्नीट्यूड के बारे में कोई बोला नहीं है, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अगर कोई एक बॉडी है वो ईस्टवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा बॉडी भी ईस्टवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो दोनों बॉडी का जो अगर वेक्टर डिफाइन करेंगे तो वो सेम वेक्टर या फिर उसको क्या बोलेंगे, लाइक वेक्टर के फॉर्म में बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने दिखा रखा है कि सच वेक्टर विच हैव सेम डायरेक्शन। मान लो कि ए और बी दो वेक्टर है और ए और बी दो वेक्टर को दो एरो से दिखाया, दोनों एरो का डायरेक्शन क्या है, इधर लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, दोनों लाइक वेक्टर है। यहाँ पे समझने वाली बात ये भी है कि यहाँ पे दोनों को मैग्नीट्यूड को सेम नहीं दिखाया गया है। समझ में आ रही बात। तो लाइक वेक्टर वैसे वेक्टर होते हैं जिनका डायरेक्शन सिर्फ सेम होता है, उसका मैग्नीट्यूड सेम नहीं होता है। इसी का स्पेसिफिक ले लेंगे। अगर सपोज मान लो कि इसी में दोनों वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड भी सेम कर दिया, डायरेक्शन तो सेम था, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम कर दिए, तो वो लाइक वेक्टर स्पेसिफिक बन जाता है और उसको बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। ओके, जैसे कि यहाँ पे सेकंड केस में हमने यही दिखाया है। तो यहाँ पे सच वेक्टर है भी इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, यानी इसी लाइक वेक्टर को क्या किए, अगर दो वेक्टर को इक्वल मैग्नीट्यूड कर देंगे तो ये मेरा केस हो जाता है क्या, तो इक्वल वेक्टर कर। इक्वल वेक्टर कहने का मतलब क्या है, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी है, मतलब डायरेक्शन तो इसका सेम है, मैग्नीट्यूड भी इसका सेम है। तो मैग्नीट्यूड कैसे दिखाते हैं, ए का मैग्नीट्यूड मॉडुलस ऑफ ए दिखाते हैं और बी का मैग्नीट्यूड मॉडुलस ऑफ बी दिखाते हैं। तो मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अनलाइक वेक्टर क्या होता है, वैसे वेक्टर जिनका डायरेक्शन जो हो अपोजिट हो। ठीक है, या अगर एक ईस्ट में है तो दूसरा क्या होना चाहिए, वेस्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लिया, ए वेक्टर इधर जा रहा है लेफ्ट टू राइट और बी वेक्टर राइट टू लेफ्ट जा रहा है। अब यहाँ पे अनलाइक वेक्टर या फिर इसको लाइक वेक्टर समटाइम्स भी बोलते हैं। तो इस वाले वेक्टर में क्या होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो वैसे वेक्टर को अनलाइक वेक्टर बोलते हैं। इसी में स्पेसिफिक और बनाया जा सकता है कि अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, डायरेक्शन तो अलग अपोजिट ही है, तो जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर कहलाता है, या फिर इसको अपोजिट वेक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्मली हम लोग इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव वेक्टर। जैसे वेक्टर ए जो है हुज डायरेक्शन इज अपोजिट टू गिवन वेक्टर। कोई भी वेक्टर है जिसका डायरेक्शन एक गिवन वेक्टर के अपोजिट होगा और मैग्नीट्यूड में दोनों सेम होंगे, तो वो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो कि ए वेक्टर है, ए ये राइटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और बी वेक्टर है वो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बी इज़ नेगेटिव ऑफ ए, बी इज़ नेगेटिव ऑफ ए। क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है और क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो इसी के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसके लिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस बी। ठीक है, तो या फिर बी एक्चुअली माइनस ए है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया नेगेटिव वेक्टर क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं को इनिशियल वेक्टर का। को इनिशियल वेक्टर आपको नाम में ही समझ में आ रहा है कि इनिशियल क्या होगा, उसका सेम होगा, यानी वैसे वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट सेम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे, तो यहाँ पे वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, तो सारा वेक्टर कहाँ से निकला हुआ है, तो सी पॉइंट से निकला हुआ है, सॉरी ये इस कॉमन पॉइंट से ओ से मान लो निकला हुआ है, तो ये सारा वेक्टर क्या हो जाएंगे, तो को इनिशियल वेक्टर हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे वेक्टर जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं सारे का यूज आएगा। तो अभी आप लोग बस टाइप देखिए, बाकी इसका यूज़ करने में ही हमको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, बाकी ये आगे हम लोग चलते हैं। अब बोलते हैं को प्लानर वेक्टर। को प्लानर मतलब प्लेन तो समझते हैं ना कि प्लेन क्या होता है, तो एक प्लेन में जो भी वेक्टर लाई करता है ना, सारे वेक्टर को हम लोग को प्लानर वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि सच वेक्टर विच आर इन द सेम प्लेन। ठीक है, जैसे यहाँ पे डायग्राम से बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो जैसे मान लो कि एक्स वाई जेड है, तो एक्स वाई जेड मतलब एक्स वाई एक प्लेन बना रहा है, वाई जेड एक प्लेन बना रहा है और जेड एक्स एक प्लेन बना रहा है। तो यहाँ पे एक्स वाई में देखिए ए और बी दो वेक्टर है, तो ए और बी क्या हो जाएगा, को प्लानर वेक्टर हो जाएगा। लेकिन ए और डी के बारे में बात करेंगे तो वो को प्लानर वेक्टर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ए जो है वो एक्स वाई प्लेन में है, ए वाले प्लेन में, और जो ये डी जो है वो वाई जेड प्लेन में। वाई जेड प्लेन मतलब बाहर निकला हुआ, जेड क्योंकि बाहर होता है सरफेस से।
ठीक है। यहाँ पे जेड जो है वो ऑन टू द सरफेस है, यानी सरफेस से बाहर तुम्हारे आंखों की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये दूसरा प्लेन हो गया, ये दूसरा प्लेन हो गया। तो ए डी और सी ये भी क्या है, नॉन कोप्लानर वेक्टर है, लेकिन ए और बी क्या हो गया, कोप्लानर वेक्टर हो गया। सपोज मान लो कि अगर यहाँ पे कोई ई वेक्टर ले लेते तो सी और ई क्या होता है, कोप्लानर हो जाता, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई एफ वेक्टर ले लेते हैं तो डी और एफ कोप्लानर होता। लेकिन फिर अगर एफ का बात करते हैं, अगर ई का बात करते हैं तो एफ और ई कोप्लानर वेक्टर नहीं है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग प्लेन में हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम लोग बात करते हैं नल वेक्टर के बारे में। तो नल वेक्टर कैसा वेक्टर होता है, तो एक स्पेसिफिक वेक्टर होता है जिसको हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम लोग इसको बनाते हैं। जैसे वैसा वेक्टर जिसका कुछ भी मैग्नीट्यूड हो, जीरो मैग्नीट्यूड हो, और जिसका डायरेक्शन के बारे में हमको कुछ पता नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नल वेक्टर बोलते हैं। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड इनडिटर्मिनेट डायरेक्शन, मतलब हमको पता नहीं है डिटरमिनेंट क्या है, ठीक है, डिटरमिन नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं उसको। तो जैसे कि और ये वेक्टर का जो यूज होता है ना, वो इक्वेशन को बैलेंस कर, यानी फिर वेक्टर को बैलेंस करने के लिए होता है। क्योंकि इसका वेक्टर बैलेंस इसलिए होता है क्योंकि वेक्टर का एडिशन या मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं तो वहाँ पे इसका यूज होता है। जैसे कि अभी हम एक एडिशन का फॉर्म में दिखा रहे हैं। जैसे मान लो कि a प्लस बी वेक्टर है, तो दो वेक्टर को हम सम करेंगे तो तीसरा जो आएगा वो भी एक वेक्टर ही आएगा। तो a प्लस बी इक्वल्स टू सी, तो यहाँ पे क्या है, a भी वेक्टर है, b भी वेक्टर है, और a प्लस बी का जो सम होगा तीसरा वेक्टर वो भी एक वेक्टर ही होगा c। तो इस केस में अगर सपोज मान लो कि अगर b को अगर हम ऐसे एज्यूम करें कि b जो है वो a का नेगेटिव वेक्टर है, सपोज b अगर a का नेगेटिव वेक्टर है, जैसे कि हमने अभी दिखाया था, b जो है वो a का नेगेटिव वेक्टर है, ये वाला कंडीशन है, ये वाला, ठीक है, ये वाला कंडीशन में आप देख सकते हैं। तो जब b a का नेगेटिव वेक्टर है तो b को क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ a लिखेंगे। अब a प्लस बी को हमको ऐड करना है, तो a प्लस बी क्या है, तो b की जगह पे माइनस a लिखेंगे, तो a प्लस माइनस a, तो क्या होगा, दोनों सेम ही वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि a और माइनस a का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अलग है, तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे जीरो इक्वल्स टू सी लिखना, अगर जीरो इक्वल्स टू सी वेक्टर लिख लेते हैं तो क्या होता है, ये गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि जीरो हम स्केलर फॉर्म है और सी एक वेक्टर फॉर्म है, तो कभी भी स्केलर को वेक्टर से हम लोग इक्वेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो इसी के लिए इसको इक्वेट करने के लिए हम लोग क्या किए, तो इसको एक जीरो वेक्टर बना दिया, या फिर इसी जीरो वेक्टर को क्या बोलते हैं हम लोग, नल वेक्टर बोलते हैं। तो इसी के लिए जीरो की जगह पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, तो जीरो वेक्टर लिखना पड़ेगा, जिसको हम लोग नल वेक्टर बोलते हैं। अब यहाँ पे वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर हो गया, जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि सपोज मान लें कि कोई वेक्टर है, कोई वेक्टर में अगर कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वेक्टर ही हो जाता है, सिर्फ मैग्नीफाइड हो जाता है, ठीक है। जैसे सी इक्वल्स टू लैम्डा इंटू बी है, ठीक है, तो सी इक्वल्स टू लैम्डा इंटू बी, कोई वेक्टर को क्या किया, एक लैम्डा कोई कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो रिजल्टेंट वेक्टर ही होगा। अब सपोज मान लो कि लैम्डा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो अगर जीरो करके देखें तो लैम्डा का वैल्यू अगर जीरो करके देखें तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फिर से अगर हम लोग डायरेक्ट जीरो कर देंगे तो स्केलर इक्वल्स टू वेक्टर हो जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या करने के लिए, तो इसको भी मल्टीप्लिकेशन को भी सिग्निफाई या फिर सेटिस्फाई कराने के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, तो जीरो नल वेक्टर से या जीरो वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि वेक्टर में क्या होता है, दो चीज़ होते हैं, इस मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि जैसे हमने बोला है कि v इक्वल्स टू मान लीजिए है 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट या ईस्टवर्ड, ऐसा है कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, ईस्टवर्ड या टुवर्ड ईस्ट ऐसे लिखते हैं हम लोग, टुवर्ड्स ईस्ट। मान लीजिए कि कोई बॉडी जो है ना वो मूव कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है, और कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ईस्टवर्ड डायरेक्शन में। अब यहाँ पे वेक्टर में दोनों है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन में है। अब अगर हमको देखना है कि सिर्फ हमको डायरेक्शन जानना है, तो जब सिर्फ हमको डायरेक्शन जानना होता है तो क्या होता है, हम लोगों को देखना होता है कि डायरेक्शन क्या है। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, ईस्ट है। तो इस सिर्फ डायरेक्शन को स्पेसिफाई, जैसे कि अभी हमने देखा था कि अगर हम इसके मोड लगा देंगे तो सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड स्पेसिफाई होगा। तो अगर सिर्फ ऐसा ही हम लोग करें कि सिर्फ डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना है या डायरेक्शन को सिर्फ बताना है, तो फिर क्या कैसे करेंगे। तो सिर्फ डायरेक्शन को बताने के लिए हम लोग और इम्पॉर्टेंट वेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर।
तो यूनिट वेक्टर, अगर इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो ये क्या होगा, सिर्फ डायरेक्शन को बताएगा कि वो बॉडी कहाँ पे जा रहा था, तो वो बॉडी ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा था। ठीक है, तो इसको निकालने का तरीका क्या है वो अभी हम लोग सीखेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के यूज हम लोग सिर्फ डायरेक्शन, कोई भी वेक्टर के डायरेक्शन को मेंशन करने के लिए समझते हैं, या फिर कोई भी वेक्टर के डायरेक्शन को सिर्फ फाइंड करने के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर के यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वहीं हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ द वेक्टर विच यूज फॉर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। वो सिर्फ डायरेक्शन के रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। ठीक है, अब क्योंकि एक वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, तो इसीलिए अब क्योंकि सिर्फ डायरेक्शन को बताना है तो इसका मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या करते हैं, 1 कर देते हैं। तो इसीलिए मैग्नीट्यूड ऑफ कोई भी यूनिट वेक्टर अगर निकालेंगे किसी भी वेक्टर के अलॉन्ग, तो उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो यूनिटी होता है, मतलब 1 क्या होगा, मैग्नीट्यूड में होगा। अब सपोज मान लें कि कोई वेक्टर है, उसके अलावा हमको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं उस पर्टिकुलर वेक्टर के ऊपर कैप चढ़ा के। तो यहाँ पे हमने लिखा है इट इज़ रिप्रेजेंट बाई पुटिंग कैप ओवर द फिजिकल क्वांटिटी। सपोज मान लो कि ए वेक्टर है, कोई ए वेक्टर है, और ए वेक्टर का हमको डायरेक्शन हमको पता करना है, तो ए वेक्टर के अबाउट क्या निकालना पड़ेगा, हमको यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो क्योंकि ये सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा है, डायरेक्शन है, वेक्टर है, तो इसको अब हम लोग क्या कर देंगे, इसके ऊपर कैप चढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये कैप क्या बता रहा है, सिर्फ डायरेक्शन को बताएगा। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो ए कैप इक्वल्स टू तो वेक्टर ए डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। अब इसको ऐसे करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है यूनिट वेक्टर का। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो कोई भी वेक्टर को हम लोग यूनिट वेक्टर के फॉर्म में सजा सकते हैं, या यूनिट वेक्टर उसके मैग्नीट्यूड के फॉर्म में समझा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कोई वेक्टर ए जो है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये खुद का मैग्नीट्यूड और खुद का डायरेक्शन। तो ये खुद का मैग्नीट्यूड हो गया और ये खुद का डायरेक्शन हो गया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो ये ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, तो ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे खुद के मैग्नीट्यूड से और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको डायरेक्शन दे देंगे खुद का डायरेक्शन। तो ये खुद का डायरेक्शन हो गया। तो अभी ये वेक्टर को क्या कर दिए, तो स्पेसिफाई कर दिए या फिर हम लोग बता दिए। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा मीनिंग ऑफ यूनिट वेक्टर और ये उसका यूज़ क्यों करते हैं। तो अगर इसी एग्जांपल में हमने देखे तो इसको यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, तो सिर्फ ईस्ट, या फिर चलो यहीं पे हम दिखा ही देते हैं। तो इसको ईस्ट को क्या लिखेंगे, अगर वी को यूनिट वेक्टर लगाएंगे तो 1 इंटू ईस्ट लिखेंगे, तो 1 इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ईस्ट इसका डायरेक्शन हो गया, जो कि बता रहे हैं कि इसका डायरेक्शन है। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कुछ जो स्पेशल जो वेक्टर होता है जो हमने पहले बोला था। तो कोई भी वेक्टर को हम लोग जनरली ये 2 तरीके से समझ सकते हैं, एक होता है पोलर वेक्टर, एक होता है एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर क्या कहलाता है, कोई वैसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट है ना डिफाइंड हो। तो अगर इनिशियल पॉइंट डिफाइंड हो या फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हमको डिफाइंड हो या पॉइंट ऑफ एक्शन डिफाइंड हो कि किस पॉइंट पर वो एक्ट कर रहा है वेक्टर, तो वैसे सारा वेक्टर पोलर वेक्टर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो कोई पार्टिकल कहीं ना कहीं से जाएगा, तो कहीं ना कहीं से जाएगा तो उसका इनिशियल पॉइंट तो डिफाइंड हो गया। तो मान लो कि यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया, तो ए से लेके बी तक क्या हो गया, मेरा पोजीशन वेक्टर बन गया या फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन गया। तो ए मेरा पीरियड डिफाइंड हो गया, तो ये एक क्या हो गया, तो एक पोलर वेक्टर हो गया। जैसे फोर्स, मान लीजिए कोई एक बॉडी पे कोई फोर्स लगेगा, तो फोर्स एक बॉडी पे लगेगा तो कोई ना कोई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा, इस पॉइंट पे ही लग के इसको खींचेगा। तो यहाँ पे हमको इनिशियल पॉइंट डिफाइंड हो गया, तो ये मेरा फोर्स भी क्या हो गया मेरा, तो पोलर वेक्टर हो गया। वेलोसिटी है तो वेलोसिटी मेरा भी पोलर वेक्टर, एक्सेलेरेशन मेरा भी पोलर वेक्टर हो गया। तो समझ में आ रहा है। तो पोलर वेक्टर कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, तो जिसका इनिशियल पॉइंट डिफाइंड हो जाए तो वो मेरा पोलर वेक्टर कहलाता है। ओके, अब दूसरा आता है एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर हम लोग दिखाते हैं कि वैसा वेक्टर जो टर्निंग इफेक्ट को शो कराए, तो टर्निंग इफेक्ट को शो कराए वो सारा वेक्टर क्या कहलाता है, तो एक्सियल वेक्टर कहलाता है। ठीक है, तो अब देख लो कि कौन सा टर्निंग इफेक्ट को शो कराएगा। तो जितने भी एंगुलर पैरामीटर होंगे सारा टर्निंग इफेक्ट दिखाते हैं। तो जैसे मान लो कि एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी हो गया, आगे आप लोग देखिएगा एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया। जो भी एंगुलर पैरामीटर होगा ना, तो आप उसको एक्सियल वेक्टर के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करा सकते हैं। एंगुलर आपका एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। और सपोज मान लो कि अगर हम लोग ऐसे देखेंगे तो टॉर्क हो जाएगा। टॉर्क भी क्या होता है, तो टॉर्क जो होगा वो एक रोटेशनल इफेक्ट देता है कोई भी बॉडी पर। जैसे मान लो कि दरवाज़ा हिंज्ड होता है, तो दरवाजे पे फोर्स लगा के अगर हम लोग खींचते हैं तो क्या होता है, वो एक एक्सिस के अबाउट क्या होता है,
रोटेट होता है, जहाँ यहाँ पे क्या है रोटेशनल या टर्निंग इफेक्ट दे रहा है या रोटेशनल इफेक्ट दे रहा है, तो वो क्या होगा, तो टॉर्क जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। जैसे मान लो कि इसी वाले केस में, तो मान लो कि अगर ये कोई भी बॉडी ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, तो इसका जो ये एक एंगुलर इफेक्ट दे रहा है या टर्निंग इफेक्ट दे रहा है या रोटेशनल इफेक्ट दे रहा है, तो किसके अबाउट इसका वेक्टर होगा, तो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया AOR, ठीक है। तो मान लो कि जैसे दरवाज़ा हो गया, दरवाज़ा मान लो कि ऐसे हम लोग ले लेते हैं, मान लो कि ये दरवाज़ा हो गया, और दरवाज़ा क्या हो गया, अगर हम लोग इसमें फोर्स लगा के, मान लो कि यहाँ पे हमने फोर्स लगा दिया, तो अब इसके अबाउट क्या करेगा, फोर्स F लगा दिया है, तो इसके अबाउट क्या होगा, टर्न होगा, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। ये आपको समझ में आ रहा होगा। आप अगर इधर समझ में नहीं आ रहा तो आप डायरेक्ट दरवाजे को देख लीजिए, दरवाजे को खोलिए, तो दरवाजे को जब खोलिए बंद कीजिएगा तो क्या होगा, वो एक एक्सिस के अबाउट, जिस एक्सिस के अबाउट वो हिंज्ड होता है उसी के अबाउट क्या होगा, वो रोटेट होगा, ठीक है, वो टर्न कर जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको एक्सियल वेक्टर बोलते हैं, यानी रोटेशनल इफेक्ट जो भी पैरामीटर देगा वो सारा एक्सियल वेक्टर मतलब उसको सारे एक्सियल वेक्टर कहा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग ये टाइप्स ऑफ वेक्टर देख लिए, अब हम लोग देखेंगे कि कोई भी वेक्टर है ना उसका एंगल कैसे होगा, ठीक है। उसको एंगल डिफाइन करेंगे, फिर उसका हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके एडिशन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में तो पढ़ लिए, अब उसके एडिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि एडिशन पढ़ने के लिए हम लोग कुछ और बेसिक टर्म को जानना होगा, जैसे एंगल वेक्टर क्या होगा, कोई भी दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, या कोई वेक्टर का एक एक्सिस से एंगल बना रहा है तो कौन सा एंगल को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो जनरली अगर हम लोग पहले एक्सिस से अगर एंगल देखते हैं तो हम लोग जनरली एक्स एक्सिस से एंगल देखते हैं, और एंगल जो होता है वो कन्वेंशनली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं, तो इसलिए अभी से आप भी जब भी यूज़ कीजिएगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन ले लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक कोई वेक्टर है, ओके, ए वेक्टर जो कि यहाँ पे ओरिजिन से दे रखा है, और एक्स एक्सिस से कुछ थीटा एंगल बना रहा है। अब ये जो थीटा है वो एंटी क्लॉकवाइज में दिखाया गया है, और एंटी क्लॉक डायरेक्शन को ही हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन असाइन करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कोई भी वेक्टर के एक्सिस से एंगल, ठीक है। यदि जब भी कोई वेक्टर दिया हुआ होगा तो आपको एक्स एक्सिस से ही एंगल डिफाइन करना होता है जनरली, ठीक है। वैसे आप कैसे भी कर सकते हो, लेकिन ये जो कन्वेंशनल है उसी को हम लेके आगे चलेंगे, ओके। अब हम लोग देखते हैं कि दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे डिफाइन करें, ठीक है। तो देखो, दो वेक्टर के बीच में एंगल डेफिनेशन या डिफाइंड उसी समय होता है जब दो वेक्टर का या तो मीटिंग पॉइंट सेम हो या फिर टर्मिनेटिंग पॉइंट सेम हो, ठीक है। मतलब दोनों का या तो टेल सेम होना चाहिए या फिर दोनों का हेड सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या है, एक वेक्टर यहाँ पे इस डायरेक्शन में निकल रहा है और एक वेक्टर इस डायरेक्शन में निकल रहा है, तो दोनों वेक्टर का टेल जो है वो एक कॉमन पॉइंट पे है, यानी ये दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, तो डिफाइंड एंगल हो गया। तो थीटा मेरा जो हो गया वो डिफाइंड हो गया। अब यहाँ पे एक और एंगल भी बन रहा है ना, 360 माइनस थीटा, तो यहाँ पे दो एंगल डिफाइंड है, तो फिर कौन सा एंगल लेंगे। तो हमेशा अभी आप समझ लो कि जब भी हम लोग दो वेक्टर के बीच में एंगल डिफाइन करेंगे तो स्मॉलर एंगल जो होगा उसी को हम लोग दो वेक्टर के बीच के एंगल को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया कि या तो कॉमन पॉइंट, या तो उसका जो टेल एक ही पॉइंट पे होना चाहिए या हेड एक ही पॉइंट पे होना चाहिए। जब ये चेक कर लोगे तो देखोगे कि जो मिनिमम एंगल सबटेंड करेगा दो वेक्टर के बीच में, वही एंगल दो वेक्टर के बीच में एंगल डिफाइंड होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम लोग अभी आगे देखेंगे कि कोई भी दो वेक्टर के बीच में मैक्सिमम एंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। इसी के लिए यहाँ पे अगर हम दो एंगल लेंगे तो एक एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री से बड़ा हो जाता है और दूसरा 180 से छोटा हो जाता है। तो छोटे वाले को हम लोग क्या करते हैं, दो वेक्टर के बीच का एंगल डिफाइन करते हैं, क्योंकि 180 डिग्री से अगर बड़ा हो जाएगा ना तो मेरा जो रिजल्टेंट जो देगा वो उस वाले एंगल को ध्यान में रख के नहीं देता है। इसको हम लोग आगे एग्जाम्पल से देखेंगे, तो इसके लिए इसमें परेशान नहीं होना है। तो यहाँ में दोनों मेरा एंगल क्या है, डिफाइंड है, क्योंकि यहाँ पे दोनों का हेड मीट कर रहा है और यहाँ पे दोनों का टेल मीट कर रहा है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये वाला कंसेप्ट को हम आगे फिर से बताएंगे, ठीक है, ऐसा क्यों होता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिख दिया है कि वी ऑलवेज टेक स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ओके। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम लोग जान लेते हैं जो कि हमको वेक्टर का यूज़ करने में बहुत ही मदद करेगा और बहुत ही इसका यूज़फुलनेस है, ओके। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वेक्टर, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि पैरेलल ट्रांसलेशन आप किसी भी वेक्टर का करेंगे तो उसका अपना कोई इफेक्ट नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी वेक्टर मेरा स्पेस में है या कहीं भी है प्लेन में,
तो उसको कहीं भी उठा के कहीं भी लाया जा सकता है। जैसे मान लो कि ये मेरा प्लेन है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन है और एक्स वाई जेड प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, वाई जेड प्लेन है, एक्स जेड प्लेन है। अगर सपोज मान लो कि यहाँ पे कोई वेक्टर ए दे रखा है ना, तो अगर इस वेक्टर को उठा के हम यहाँ भी रखेंगे, इस वेक्टर को उठा के यहाँ भी रखेंगे, तो मेरे वेक्टर में कोई भी फर्क नहीं आएगा। ये अभी भी ये ए वेक्टर है, मान लो कि ये बी वेक्टर है, बी वेक्टर हो गया और ये सी वेक्टर है सपोज मान लिया, तो ये तीनों वेक्टर क्या हो जाएगा, सेम ही होगा। ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये एक दूसरे का ट्रांसलेटरी वेक्टर है। मतलब उसको उठा के जस्ट यहाँ उठाया और यहाँ पे डाल दिया, फिर जस्ट उठाया यहाँ पे डाल दिया। तो इसी के लिए जो इसको जब यहाँ से उठा के यहाँ पे डाला जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड तो सेम है और उसका डायरेक्शन भी सेम है। तो अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम ही रखा जाएगा तो वो वेक्टर कहीं भी उठा के रखोगे वो कभी भी चेंज नहीं करेगा। इसी के लिए हमने लिखा है कि ट्रांसलेटरी, यानी अगर वेक्टर को ट्रांसलेट करोगे नहीं सेमी एंगल और सेमी मैग्नीट्यूड में, तो वो वेक्टर चेंज नहीं करता है, इसीलिए उसका कोई भी इफेक्ट, एडिशनल इफेक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई वेक्टर को रोटेट करते हो तो वो वेक्टर चेंज कर सकता है, ठीक है। लेकिन उसमें भी एक है, अगर सपोज मान लो कि कोई वेक्टर को अगर 360 के मल्टीपल में अगर रोटेट करे तो फिर से वो वेक्टर कोई अपना इफेक्ट को नहीं दिखाता है। जैसे हमने वहाँ पे लिख दिया है कि अगर कोई भी वेक्टर को अगर 2π के मल्टीपल में क्या करते हैं, अगर रोटेट करे, 2π के मल्टीपल में रोटेट करे, तो फिर से उसका वेक्टर का कोई भी क्या होता है, अपना कोई एक्सटर्नल या कोई एडिशनल इफेक्ट नहीं होगा। कैसे देख लो कि जैसे मान लो कि ये मेरा लाइन है और ये मेरा वेक्टर है, और वेक्टर को अगर 360 में रोटेट करेंगे तो फिर से अपने ओरिजिनल पॉइंट पर आ जाएगा। तो मेरा कोई भी रोटेशन हुआ ही नहीं, या कोई भी रोटेशन तो हुआ, कोई भी मेरा चेंज वेक्टर में नहीं हुआ। लेकिन अदर देन अगर 2π से रोटेट करेंगे तो मेरा वेक्टर क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। तो वही हमने सेकंड पॉइंट में लिखा है कि अगर रोटेशन अदर देन 2π हुआ तो मेरा वेक्टर क्या हो जाएगा, तो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि वेक्टर कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, लेकिन उसका पर्टिकुलर कंपोनेंट जो है ना वो डिपेंड कर सकता है। अब ये कंपोनेंट अभी हमने नहीं पढ़ा है, तो आगे मैं इसको फिर से मैं बताऊंगा। तो जैसे यहाँ पे देखो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर रोटेट कराते हैं ना, तो वेक्टर में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसका कंपोनेंट जो है ना वो चेंज कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अभी इसको थोड़ा सा चलो दिखाई देते हैं। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे एक फ्रेम है जिसको हम लोग बोलते हैं XY फ्रेम है, ठीक है, और ये पहले से कोई वेक्टर दे रखा है, ठीक है, पहले से कोई वेक्टर दे रखा है, ओके। मान लो कि मेरा A वेक्टर है और ये मेरा एंगल है वो कितना है, तो 45 डिग्री, ठीक। अब ये कौन सा है, तो O फ्रेम के लिए। अगर सपोज मान लो कि फ्रेम अगर चेंज कर जाए या फ्रेम रोटेट कर जाता है, तो सपोज मान लो कि ये मेरा वेक्टर था ना, अब फ्रेम को हम लोग कैसे रोटेट कर देते हैं, तो 45 डिग्री से रोटेट कर देते हैं, सिंपल। फ्रेम को रोटेट कर देते हैं 45 डिग्री से। अब मेरा ये वाई डैश बन गया और ये मेरा एक्स डैश बन गया। तो अब देखिए, अब वेक्टर तो यही मेरा था, यही वाला वेक्टर यही वाला था। अब इसमें क्या होगा कि वेक्टर का अब जो कंपोनेंट निकालेंगे, तो एक अब ये वेक्टर किसके अलॉन्ग हो गया है, तो एक्स डैश के अलॉन्ग हो गया है, तो इसका एक कंपोनेंट तो यही होगा। जब दूसरा कंपोनेंट निकालेंगे तो वाई डैश के अलॉन्ग, तो ये हो जाएगा, तो वाई डैश के अलॉन्ग इसका कंपोनेंट हो जाएगा 0, वाई डैश के अलॉन्ग इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कंपोनेंट अभी आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, अभी हम कंपोनेंट मेथड में आगे बताएंगे। जिसको पहले से पता है वो समझ सकता है। तो वाई कंपोनेंट इसका 0 हो जाएगा, लेकिन एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा, तो जो पहले का मैग्नीट्यूड दे रखा है वही, ठीक है। तो आई होप ये आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो परेशान होने वाली बात नहीं है, जब कंपोनेंट बता देंगे तो आपको समझ में आएगा। यानी वेक्टर का कंपोनेंट इंडिविजुअल तो चेंज कर गया, लेकिन वेक्टर अभी भी उसी डायरेक्शन में है, तो वेक्टर चेंज नहीं किया है, इसका कंपोनेंट चेंज किया है। क्यों? क्योंकि पहले में कंपोनेंट था, क्योंकि 45 डिग्री में था। जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं, पहले ये वेक्टर है, मान लो कि इसका 1 यूनिट है, तो ये 45 डिग्री से है, तो इसका कंपोनेंट पहले हो जाएगा 1 cos 45 डिग्री एक्स में, और इधर हो जाएगा 1 sin 45 डिग्री। तो पहले तो 45 डिग्री में इसका कंपोनेंट है 1 cos 45 डिग्री है, 1 sin 45 डिग्री है। लेकिन इस कंडीशन में जब ये रोटेट कर जाता है 45 डिग्री से, तो इसका एक कंपोनेंट क्या बन जा रहा है, 1 बन जा रहा है, और एक कंपोनेंट 0 बन जा रहा है। तो कंपोनेंट इधर चेंज हो जा रहा है, लेकिन वेक्टर अभी भी उसी डायरेक्शन में है। तो हम लोग बोलेंगे कि वेक्टर तो वहीं रहा, भले ही हम लोग फ्रेम को क्या किया, 45 डिग्री से चेंज करा दिया। तो वही है कि व्हेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज रोटेटेड देन वेक्टर ऑल्सो डज नॉट चेंज। वेक्टर चेंज नहीं होता है, लेकिन इसका कंपोनेंट जो होगा वो चेंज कर सकता है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेक्टर एडिशन देखेंगे, और जब कंपोनेंट मेथड देखेंगे तो फिर से ये वाला हम पॉइंट
फिर से आपको समझा देंगे, क्योंकि हो सकता है कंपोनेंट मेथड में क्योंकि आपको कंपोनेंट निकालने नहीं आता हो तो परेशानी हो सकती है। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।